मैंने आपसे कहा था ना कि मुझसे शादी ना करें, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आखिर क्यों है आप इतनी जिद्दी? मेरी बात आपने क्यों नहीं मानी? वो रोते हुए अपना हुलिया बिगाड़ चुकी थी और रमीज उसका चेहरा देखे जा रहा था। रमीज उसके करीब आया और उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेकर उससे पहले के कुछ कहता, वह खुद कुछ छुड़वाकर पीछे हट चुकी थी। कहने लगी कि पता नहीं आजकल के लड़कों को क्या हो चुका है। लड़के से शादी करके खुद को पता नहीं क्या समझ बैठे। जब मैंने कहा था कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, तो आपने क्यों की मुझसे शादी? रमेश उसकी बेवकूफ़ाना बात पर अब थोड़ा संजीदा हुआ था। चेहरे पर सख्ती लाकर कहने लगा, तुम खुद को लड़का क्यों समझती हो? हाँ, मैं मानता हूँ कि बाज़ लड़कियों को लड़का बनकर रहने का शौक होता है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम लड़की होते हुए खुद को लड़का समझने लगो। उसने वह बाहर एक घूंघट उतारकर एक जानिब फेंका था और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसके छोटे छोटे बाल जो सिर्फ गर्दन तक ही थे, उनको हाथों में पकड़ पकड़ कर रमेश को दिखाकर कहने लगी, यह दिखाई नहीं दे रहा? आपके यह बाल मेरे बिल्कुल लड़कों जैसे हैं। मैं बोलती लड़कों जैसी हूँ, मैं चलती लड़कों जैसी हूँ, मेरा उठना बैठना लड़कों के साथ है। फिर क्यों की जबरदस्ती मेरे साथ? रमीज उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ चुका था। कहने लगा, तुम जितना मर्जी एतराफ़ कर लो, लेकिन मेरे लिए तुम एक लड़की ही हो। क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? खैर से मैं एक शरीफ लड़का हूँ और मेरे अंदर के जज्बात सिर्फ लड़की को देखकर ही भड़क सकते हैं, न कि लड़के को देखकर। तुम खुद को देखो और अपना यह नुसवानी हुस्न देखो। किसी लड़के का नुसवानी हुस्न इतना तो नहीं होता जितना तुम्हारा है। तुम्हारा तो तुम्हारी उम्र से भी ज्यादा है। यह कहकर रमीज अपने होठों पर शरारत से जुबान फेर चुका था। यह सुनकर नरमन का चेहरा सुर्ख हुआ। जल्दी से उसने अपने हाथों से अपनी रनाइयों को छुपाया। फिर हड़बड़ाकर कहने लगी, ऐसे मत देखे मुझे। रमीज कहने लगा, क्यों ना देखूं? वो कहने लगी कि बस नहीं देखे तो नहीं देखे, मुझे कुछ कुछ होता है। रमेश उसे बाजू से पकड़कर दीवार से लगा चुका था। फिर कहने लगा, यह जो तुम्हें कुछ कच होता है ना, यह तभी हो रहा है क्योंकि तुम एक लड़की हो, लड़का नहीं। और आज मैं तुम्हारे साथ हर हद पार करके तुम्हें बता दूंगा कि तुम एक मुकम्मल लड़की हो, और आज मेरे हाथों तुम कली से फूल बंधने वाली हो। यह सुनकर नरमीन की नजरें झुक चुकी थीं। वो बस किसी भी तरह रमीज को खुद से दूर रखना चाहती थी, लेकिन वह उसे पकड़कर बेड पर गिरा चुका था। एक बार फिर आखिरी मजाहमत करते हुए कहने लगी कि प्लीज मेरी बात मान लें, मेरे करीब मत आए, आपको बहुत ज्यादा गुनाह मिलेगा। बोरियां भरप कर आपका गुनाह आपके कंधों पर डाल दिया जाएगा। भला आप एक लड़के के साथ अदवाजे ताल्लुक कैसे कायम कर सकते हैं? लेकिन अमीज इस बेवकूफ़ लड़की की बेवकूफ़ाना बातों को एक तरफ रखते हुए उसके मजद करीब हुआ था। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे हर पर्दे से आज़ाद कर चुका था। जैसे उसके वजूद में अपनी छाप छोड़ने लगा, तो एक आखिरी मजाहमत करते हुए वह कहने लगी, देखिए, मैं आखिरी बार कह रही हूँ आपको, मैं लड़की नहीं हूँ, लड़का हूँ। मुझे तो वह भी नहीं आते। रमीज उसके नरम लबों पर अपना लम छोड़ने के बाद उन्हें छोड़कर कहने लगा, क्या नहीं आते? तुम्हें वो सर खुजाते हुए कहने लगी कि वही जो बाकी लड़कियों को आते हैं, लेकिन मुझे नहीं आते। रमीज उसे से है से देखने लगा। जब वह कहने लगी कि मुझे पीरियड्स नहीं आते, मैं लड़की नहीं हूँ, अगर लड़की होती तो मुझे आते, मैं लड़का हूँ, लड़का हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, छोड़ दे मुझे। मगर रमेश ने एक झटके से उसके वजूद पर अपनी दस्तरस हासिल की थी, इससे पहले कि नरमीन के लबों से चीख निकलती। रमेश उसके लबों को अपनी लबों में कैद कर चुका था। नरवीन को लगा कि जैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। अपने साथ साथ वह रमीज की जिंदगी भी तबाह कर चुकी है। मगर जैसे ही नरमीन की नजर अपनी टांगों की जानिब गई, तो फलक शगाफ चीख उसके मुंह से निकली थी, क्योंकि उसके वजूद से फवारे की तरह खून। अबे ओए, अब मेरी बैटिंग की बारी है। चल ये बैट, मुझे पकड़ा और तू बॉलिंग कर। खबरदार जो ऊंचे शॉट मारे तो वरना गर्दन से पकड़कर सीधा घर छोड़कर आऊंगा तुझे। गली में इस वक्त एक अलग ही मेला लगा हुआ था। गली के 12-13 साल लड़के आसपास फील्डिंग के लिए खड़े थे और गली को बीचों बीच क्रिकेट खेली जा रही थी। जहां 6-7 लड़के थे, वहीं लड़कों के साथ वह लड़का नुमान लड़की बनी अब बल्ला संभाल कर सामने आ चुकी थी। गली से गुजरता हुआ एक लफंगा मोटरसाइकिल वाला उसे देखकर वहीं पर रुक चुका था। इससे पहले कि वह मजीद उसे देखता, नरमीन ने बल्ला उठाया और जोर से उसकी तरफ उछाला। कहने लगी, क्यों ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है? कोई वक्री चीज मेरे अंदर नजर आ रही है तुझे? जाकर
घर अपने बाप और भाई को घूर, मुझे नहीं। वह लड़का थोड़ा तिलमिलाया था, क्योंकि उसे नमीन से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह जिस तरह मोटरसाइकिल पर वहां से भागा था, 12 साला बिलाल यह देखकर हंसा, कहने लगा, वाह नरमीन आपा, आपने तो सही हालत खराब कर दी। उस लड़के की नरमीन ने अपने सर पर मौजूद कैप को ठीक किया और फिर चंगम चबाते हुए इस लड़के को देखकर कहने लगी, तुझे कितनी दफा कहे, मुझे नरमीन आप ही मत बुलाया कर, मैं लड़की नहीं लड़का हूँ, लड़का। यह सुनकर बिलाल अपने सर पर हाथ रखकर कहने लगा, अब नरमीन आप ही नहीं बोलूंगा तो क्या, नजीर भैया बोलूंगा। आपका नाम नरमीन है तो मैं नरमीन आप ही कहूंगा ना। नरमीन खुद को शुरू से ही लड़का समझती आई थी। अभी भी गली में खेल रही थी जब गली के एक जानिब से उसे गाड़ी मुड़ती हुई दिखाई थी, जिसे देखने के बाद नरमीन के हाथ से बल्ला छूट चुका था। यह गाड़ी उसके चाचा की थी। वहीं पर बल्ला छोड़कर फौरन से घर के अंदर भाग गई थी। जानती थी कि अगर उसके चाचा ने एक बार फिर उसे गली में यूं लड़कों के साथ खेलते हुए देख लिया तो उसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर देंगे। भागते हुए जैसे ही वह लाउंज में दाखिल हुई तो गली में पानी और कीचड़ होने की वजह से उसके पांव भीग चुके थे। जैसे ही रुसाना की नज़र फर्श पर पड़ी और उसे यूं भागते हुए देखा तो उसका पारा हाई हो चुका था। गुस्से से कहने लगी, ए करम झल्ली, ये क्या कर दिया तूने, सारा फर्श गंदा कर दिया। तू दफ़ा क्यों नहीं हो जाती हमारी यों से, यह क्या पूरे घर का सत्यानाश करके रखा है तूने। बाहर क्या तेरी बारात आ गई थी जो भागते हुए अंदर आ गई है। नरमीन रोहान सी होकर वहीं रुक चुकी थी। पलट कर चच्ची को देखा जो उसके पास आकर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर झड़ चुकी थी। नरमीन का तो सर ही घूमकर रह गया था। कहने लगी कि साफ कर इसे, और यह बाहर गली में किस आशिक के साथ नैन मटका कर रही थी। तुझे मना किया था ना, घर से बाहर कदम मत निकाला कर। कामचोर कहीं की नरमीन सर झुकाए चाची की सारी डांट सुन चुकी थी और फिर पोछा उठाकर फर्श पर मारने लगी। तब तक उसने अपना हुलिया खासा बेहतर कर लिया था। छोटे छोटे बाल लड़कों की तरह उसने रखे हुए थे जो बम मुश्किल काटे जाने के बाद अब कुछ गर्दन तक आ रहे थे। जैसे इफ्तिखार साहब घर में दाखिल हुए तो इस लड़की के यूं छोटे बाल और उसका हलिया देखकर उन्हें शदीद कोफत सी हुई थी। उन्हें तो आज तक यह बात समझ नहीं आई थी कि आखिर इन पिछले 3 सालों में इस लड़की के साथ ऐसा क्या हो चुका था कि जो यह खुद को लड़का ही समझने लगी थी। और तो और उसने अपने इतने लंबे घने बाल भी काटकर लड़कों जैसे छोटे कर दिए थे। शायद माँ बाप के गुजर जाने का सदमा उसके जहन पर कुछ ज़्यादा ही असर डाल चुका था जो वह ऐसी हो चुकी थी। रुसाना ने उसे किचन में काम पर लगा दिया था, साथ साथ उसे काम भी करवा रही थी और बातें भी सुना रही थी। कल रुसाना की बेटी नाज़ोक के लिए रिश्ते वाले आने वाले थे और वह तो कमरे में बैठी फिशल कर रही थी। अपना ब्यूटी बॉक्स लेकर बैठी थी, कभी सकराब तो कभी मास्क चेहरे पर लगा रही थी। जब सारे काम निपटाकर थकी हारी नरमीन कमरे में आई तो एक नज़र नाज़ो को देखकर वह उसके पास जाकर बैठ गई। वो दोनों कज़न एक ही कमरे में रहा करती थी, लेकिन नाज़ो बेड पर सोया करती थी और नरमीन बेड के साथ मैट्रेस बिछाकर उस पर सोती थी। यह सारा बनाव श्रृंगार का सामान देखकर नरमीन के दिल में भी यह ख्वाहिश उठी कि वो भी थोड़ा बहुत अपना हुलिया बेहतर कर ले। खुद को आईने में देखकर कहने लगी, नाजू आप ही मेरा चेहरा कितना रूखा और बेरौनक सा हो गया है ना, मुझे भी यह थोड़ी बहुत करीम और यह लोशन दे दो, मैं भी अपने मुंह पर लगा लेती हूँ। लेकिन नाजू अगले ही पल अपनी सारी चीज़ें समेटकर एक तरफ रखते हुए कहने लगी कि तुम्हें इन सब की क्या ज़रूरत है। यह बनाओ श्रृंगार तो इसलिए किए जाते ताकि लड़कियां पुरकशिश लगे, जहां भी जाएं औरतें देखती रह जाए और एक अच्छे घर आने से रिश्ता उनके लिए आज है। तुम्हें इन सब की क्या ज़रूरत है, कौन सा तुम्हारी शादी होने वाली है। नरमीन यह सुनकर एक गहरी सांस खारिज करके रह चुकी थी। उसकी उम्र 19 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक वह इस एहसास से महरूम थी जिससे बाकी लड़कियां बहुत पहले ही आशना हो चुकी होती है। आज से 2-3 साल पहले जब रुसाना की बड़ी बेटी का रिश्ता आया था तो सबको तैयार होता देखकर, चमकीले भड़कीले कपड़े पहनते देखकर नरवीन के दिल में भी ख्वाहिश जागी थी कि वह भी जब शादी करेगी तो उसे जच्ची रुसाना की बातें नहीं सुनना पड़ेंगी। यूं हर वक्त किचन में बर्तन नहीं मांजना पड़ेंगे, बल्कि वह तो अपने शहजादे की शहजादी बनकर रहेगी। यूं ही बचपने में उसने चच्ची से कह दिया था कि चच्ची मुझे भी शादी करनी है, आप नादिया आप ही की शादी के बाद मेरे लिए भी दूल्हा ढूंढे ना, मैं शादी करके अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ, फिर आपको मेरी पढ़ाई का खर्चा भी नहीं उठाना पड़ेगा
और ना ही आपको मेरी वजह से अपना ब्लड प्रेशर हाई करना पड़ेगा। यह सुनकर रुसाना बजाय उसे डांटने के तंजिया हंसी थी। हंसकर कहने लगी, तेरे जैसी लड़कियों की शादियां नहीं होती, तो जैसियों को तो खुसों के अड्डे पर छोड़कर आ जाता है। ऐसी लड़कियों को यह सुनकर नरमीन का दिल जैसे सूखे पत्ते की मानित कांपने लगा था। वह कहने लगी कि क्या मतलब है, क्या कह रही हैं आप? मैं तो लड़की हूं, मैं कोई खुसरा थोड़ी हूं जो आप मुझे ऐसे कह रहे हैं। वो सहम चुकी थी, लेकिन रुखसाना जल्दी उसके पास आई। इंतहाई लालची और मगरूर किस्म की औरत थी। अपनी बेटियों पर बड़ा ही मान और नाज किया करती थी, लेकिन साथ ही उसे नरमीन के हुस्न से शदीद हसद भी होता था, क्योंकि वह हुस्न उसकी बेटियों को नहीं मिला था। वो नरवीन के करीब आई और उसको थोड़ी से पकड़कर झंझोड़ कर कहने लगी, सही तो कह रही हूँ, मैं जो मुकम्मल लड़की होती है ना, उसे 13-14 साल की उम्र में ही पीरियड्स आ जाते हैं। 7 दिन तक उसके मखसूस आयाम चलते हैं। और तो उम्र देख अपनी कितनी हो गई है तेरी, और अभी तक तेरे वजूद से एक बूंद तक नहीं गिरी, और तुझे लगता है कि तू मुकम्मल औरत है। तू जैसे ही लड़कियों की शादियां कभी नहीं होती और सारी जिंदगी यहाँ तो यूं ही घर के कोने में पड़ी रहती है, या फिर उन्हें ऐसी जगह छोड़कर आया जाता है जहां पर उस जैसी लड़कियां रहती हो। अपने जहन ये ख्याल निकाल दे कि तेरी शादी होगी और तू कहीं जाएगी। यह सुनकर नरमीन का दिल टूट सा चुका था। वह खुद को अब लड़की नहीं बल्कि लड़का ही समझने लगी थी। हालांकि उसका वजूद लड़कियों की तरह ही नशोनुमा पा रहा था। वक्त के साथ साथ उसकी रनाइयों में भी खासा फर्क पड़ा था। उसके नुसवानी हुस्न में अच्छा खासा इजाफा हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसे लगता था जैसे वह कोई और ही मखलूक है। जब पहली बार उसे यह पता चला था कि वो बहुत रोई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को सख्त कर लिया था। अगली शाम घर पर मेहमान आने वाले थे। सभी तैयार हुए, अच्छे हुलिये में थे, लेकिन नरमीन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। वह अभी भी अपने चाचा के ही पुराने कपड़े यानी मर्दाना शलवार कमीज पहने और सर पर लड़कों वाली कैप पहने हुए घूम रही थी। जब इफ्तिखार साहब खुद तैयार होकर कमरे से बाहर निकले और नरवीन के इस हलिया में देखा, तो फौरन से रुसाना को आवाज दी। डांट कर कहने लगे, किस लड़की का हुलिया दुरुस्त करवा लो। यह क्या अजूबा बनकर घूम रही है। मैं मेहमानों के सामने कोई ड्रामा नहीं लगवाना चाहता। इसे कोई ढंग के कपड़े पहनाकर किसी काम लगा दो। रुसाना ने उसे नाजू का एक पुराना जोड़ा निकाल कर दिया था कि यह पहनकर किचन में यह काम करती रहना। खबरदार, जो मेहमानों के सामने आई तो वो सादा सा लिबास पहन तो चुकी थी, लेकिन जब दुपट्टा उसने अपने कंधे पर डाला तो उसे खासा अजीब लग रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि दुपट्टे को कैसे सेट करे, क्योंकि उसने कभी दुपट्टा करने की जहमत की ही नहीं थी। लेकिन जैसे तैसे दुपट्टे को कस के उसने अपनी कमर पर बांध दिया था, ताकि बार बार यह झट का दुपट्टा उतरे ना, और फिर किचन में काम पर लग चुकी थी। बाहर मेहमान आ चुके थे। खुशगपियां, सुना हंसने की आवाजें, सब कुछ उसे सुनाई दे रहा था। सारा खाना उसने खुद तैयार किया था और नाजू मेहमानों के सामने बड़ी इतराकर कह रही थी कि यह खाना उसने बनाया है। जी तो उसका भी यह चाह रहा था कि कोरमे में मिर्चें ज्यादा डाल दे और बिरयानी में नमक इतना ज्यादा कर दे कि खाने वाले की जुबान तक गल जाए। लेकिन फिर अपने चचा का सोचकर वह चुप हो चुकी थी, क्योंकि मेहमान तो चले जाते मगर चचा और चर्ची ने उसे छोड़ना नहीं था। सब मेहमानों ने मिलकर खाना खाया था और चच्ची ने उसे सख्ती से मना किया था कि खबरदार रहो। देखी में उंगलियां मारती हुई नजर आई। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। अभी भी पेड़ पर हाथ फेरती हुई यह सोच रही थी कि कब मेहमान खाना खाएंगे और वह बर्तन लाकर रखेगी। जब सारे मेहमान खाना खाकर झुके तो रुसाना ने उसे इशारा किया था कि बर्तन उठाकर ले जाओ। वह जब बर्तन उठा रही थी तो लड़के की माँ की नजर नरमीन पर पड़ गई। छोटे बालों में भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो कहने लगी कि रुसाना लड़की कौन है, आपने इसका तारुफ नहीं करवाया मुझसे। यह सुनकर जल्दी से दुपट्टे को ठीक करती हुई नरमीन उनके सामने आ गई और रश्मि सुलाम दवा करके कहने लगी, मैं इनकी भतीजी हूँ। वो मुस्कुरा कर बोली तो लड़के की माँ मुस्कुराने लगी। वह कहने लगी, अच्छा, बड़ी प्यारी हो आप, आओ बैठो हमारे साथ। वो नरमीन को लेकर अपने साथ बैठ चुकी थी और रुसाना उसे काट खाने वाली नजरों से देख रही थी। जब औरतें बातों में रुसाना से कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि अपने छोटे बेटे के लिए अपनी भतीजी का रिश्ता भी लगे हाथों मांग लूं। मुझे यह बच्ची बड़ी ही प्यारी लगी है। आपने पहले मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? नाजू पर से तो उनका ध्यान ही हट चुका था। जब नरमी ने यह सुना
तो फौरन खुद को उठकर खड़ी हो गई। कहने लगी कि नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं लड़की थोड़ी हूँ जो मेरा रिश्ता मांग रही है। मैं तो लड़का हूँ। आप बिना अजीब ही बातें कर रही हैं। यह कहकर वह वहां से जा चुकी थी। रुखसाना को भी गुस्सा आ चुका था। वह कहने लगी कि बहन जी, यहाँ पर मेरी बेटी के रिश्ते की बात हो रही है। अब लगता है कि मेरी बेटी में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही। इस बात पर ही वहां पर अच्छी खासी तो तू मैम हो चुकी थी और रुसाना तो उन्हें अच्छा खासा जलील करके घर से बाहर निकाल चुकी थी। नरमीन कमरे में खड़ी यह सारा मंजर देख रही थी जब रुसाना गुस्से से अंदर आई। नाजो भी साथ ही आई थी। गुस्से से पैर पटकते हुए उसने अपने कानों में मौजूद बालियां, फिर दुपट्टा और ज्वेलरी सब कुछ उतार कर फेंका था और दोनों हाथों से नरमीन का गला दबाकर कहने लगी, क्यों आई हो तुम हमारी जिंदगी में? अब्बा, आप इस लड़की को घर से क्यों नहीं निकाल देते? यतीम खाने चप्पे चप्पे पर मौजूद है, उसे वहां छोड़कर आइए। इसकी वजह से इतना अच्छा रिश्ता हाथ से चला गया। मैं इस लड़की को 1 मिनट भी इस घर में मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इसकी जान ले लूंगी। नाजू पर तो जैसे एक जुनून सा सवार हो चुका था। पिछले 1 महीने से वह अपनी स्किन केयर कर रही थी कि बस किसी भी तरह वो प्यारी लगे। इतने वक्त के बाद अगर कोई रिश्ते वाले उसे पसंद कर चुके थे तो एक बार फिर नरमीन की भोली सूरत पर वो नाजो को इग्नोर कर गए। नाजो पीछे हटी तो रुसाना बेगम उसे बालों से पकड़कर फर्श पर पटक गई। कहने लगी कि मेरा बस चले तो मैं तेरे मुंह पर तेजाबे गिरा दूं, तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूं। जब से मनहूस हमारी जिंदगी में आई है, हमारी खुशियों पर तो ग्रहण लग चुकी है। डर के मारे तो नरमीन कुछ बोल भी नहीं पाई थी। चुपचाप वहीं पर बैठकर कितनी देर रोती रही। रात को वह बगैर कुछ खाए यूं ही भूखी बिस्तर पर लेट चुकी थी। सारी रात नाजो उसे कड़वी कुसीली सुनाती रही। इस डर से तो नरमीन की आंख भी नहीं लगी थी कि कहीं आधी रात को नाजो उठकर उसका गला ही न दबा दे। अगली सुबह जब उठी तो भूख से नहाल हो चुकी थी, लेकिन उसे अब कॉलेज भी जाना था। भूखे बैठी उसने यूनिफॉर्म पहना। तैयार हुई, उसे चक्कर भी आ रहे थे। जब बाहर आई तो खाने के मेज पर कुछ भी खाने को मौजूद नहीं था। सब कुछ रुसाना ने पहले उठाकर किचन में रख दिया था। कुछ पैसे उसके पास मौजूद थे। सोच लिया था कि अब कॉलेज जाकर ही कुछ खा लेगी, जो कॉलेज की गाड़ी उसे लेने के लिए आती थी। जैसे ही नाजू गाड़ी में बैठी तो साथ ही ड्राइवर को कह दिया कि और किसी ने नहीं जाना, अब गाड़ी चला दे। जब तक नरमीन निकली गाड़ी जा चुकी थी। आज उसने असाइनमेंट भी जमा करवा दी थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। आखिर क्यों कर रहे थे सब उसके साथ ऐसा? शायद वह नाम मुकम्मल लड़की, इसलिए वो दिल ही दिल में खुद को कमतर समझती यूं ही सड़क पर आगे बढ़ी थी कि कोई टैक्सी मिले तो उसमें बैठकर वो कॉलेज चली जाए। लेकिन साथ यह भी सोच रही थी कि अगर टैक्सी वाले को किराया दे दिए तो वह कॉलेज में क्या खाएगी। पेट पर हाथ रखे यूं ही अपने ध्यान में वो चली जा रही थी जब सड़क पर यू टर्न लेते हुए गाड़ी ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। जब तक नरवीन इस जानिब देखती गाड़ी बहुत करीब आ चुकी थी और साथ एक फलक शगाफ चीख नरमीन के हलक से निकली थी। वो वहीं सड़क पर गिर चुकी थी। गाड़ी में बैठा हुआ शख्स तो मीटिंग के लिए पहले ही काफी लेट हो चुका था। एक लड़की को यूं सड़क पर गिरता देखकर उसने गाड़ी को ब्रेक लगाई थी और फिर गुस्से से कहने लगा, डैमेट, क्या दिखाई नहीं देता तुम्हें? गाड़ी अभी इतनी दूर है और पहले ही चीख मारकर गिर चुकी हो। यह क्या ड्रामा है? वह गाड़ी से उतरा था। जब उसने आगे बढ़कर नरमीन को देखा तो उसकी सर्द पड़ती रंगत के बावजूद पुरकशिश और भोली सूरत देखकर रमीज हमदानी एक पल को देखता ही रह गया था। उसने अपने सर पर स्कार्फ ले रखा था जिसमें उसकी सूरत और खूबसूरत लग रही थी। आसपास लोग इकट्ठे हो गए इससे पहले कि कोई बड़ा मसला करते। उसने नरमीन को उठाना चाहा, लेकिन वह तो बेहोश हो चुकी थी। उसने नरमीन को अपनी गोद में उठाया था। पहली बार वह किसी लड़की को यूं अपने इतने करीब देख रहा था। दिल बड़े जोर से धड़क रहा था। उसे फ्रंट सीट पर डालकर उसने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। साथ साथ उसे उठाने की भी कोशिश कर रहा था कि मोहतरमा मैडम आंखें खोले। कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हैं, कोई चोट नहीं आई आपको। लगता है खौफ से आप बेहोश हो गई हैं। लेकिन अरमीन को तो कोई होश ही नहीं आ रही थी। हॉस्पिटल पहुंचकर जब उसने उसका चेकअप करवाया तो डॉक्टर कहने लगी कि इनका ब्लड प्रेशर काफी लो हो चुका है और ऐसा लग रहा है जैसे यह भूखी भी है। आजकल की कॉलेज की लड़कियां भी न कॉलेज जाने से पहले कुछ खाती पीती नहीं है। देखिए किस कदर कमजोरी हो चुकी है इनको।
आप ऐसा करें, इनके लिए कुछ फ्रूट और जूसेस लेकर आई, इन्हें खिलाएं पिलाएं। रमीज तो उस लड़की को देखता रह चुका था। एक गिलास पानी खुद उठाकर ना पीने वाला रमीज उस लड़की के लिए जूस और फल लेकर आया था। जैसे ही धीरे धीरे नरमीन को होश आया तो कहने लगी कि मुझे भूख लगी है। चच्ची मुझे खाना दे, मैं मर जाऊंगी। मुझे भूख लगी है, मैं दोबारा मेहमानों के सामने नहीं आऊंगी। ना मैं कह रही हूं, ना मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, प्लीज कुछ खाने को दे दो। वह नींद नींद में ही बड़बड़ाई जा रही थी। जब रमेश उसके पास खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था, उसके दिल को कुछ हुआ था। आगे बढ़कर उसने नरमीन के हाथ को पकड़ लिया। फिर कहने लगा, रिलैक्स, आप परेशान मत हो, होश में आए, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। एक गैर शख्स की अपने पास आवाज सुनकर नरमीन की आंख खुल चुकी थी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और घबराने लगी। कहने लगी, मैं कहाँ हूँ, आप कौन हैं, मेरे पास क्यों खड़े हैं? रमीज उसे सारी बात बताने लगा और साथ उसके चेहरे पर मुसलसल नजरें गाड़े हुए था। पहली नजर में यह लड़की उसे भा चुकी थी। अपने हाथों से वो उसे जूस पिलाने लगा, फल भी दिए थे। वो तो यूं खाए जा रही थी जैसे बरसों से भूखी हो। खाने के फौरन बाद कहने लगी कि इतने से मेरा कुछ नहीं बनने वाला। जाओ, जाकर मेरे लिए बिरयानी लेकर आओ, मैं बिरयानी खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। रमेश कहने लगा, खाऊंगा? लगता है गिरने से तुम्हारी याददाश्त भी चुकी है। तुम लड़की हो, लड़का नहीं। लेकिन वह कहने लगी कि नहीं, मेरी कोई याददाश्त नहीं, मैं लड़का ही हूं, बस वैसे लड़कियों जैसी लगती हूं। रमेश उसके इस अंदाज पर मुस्कुराया था। डॉक्टर ने उसका चेकअप करके उसे बता दिया था। वह आकर उसकी गाड़ी में बैठी थी। जब रमेश उसके लिए बिरयानी भी ले आया था, वह दोनों हाथों से बिरयानी पर हाथ साफ कर रही थी और रमीज उसे यूं खाते हुए देख रहा था। और उसे यूं खाता हुआ देख देख कर उसने फौरन एक लेग पीस उठाकर रमीज को दिया था। वो कहने लगा कि नहीं, मैंने अभी नाश्ता किया है। तो वो कहने लगी कि फिर मुरिया से घूर घूर कर और क्यों देख रहे हो? इधर देखो, बिला वजह मेरी प्लेट पर नजर मत रखो। रमीज उससे कुछ सवाल और जवाब करने लगा। उसे उसका नाम पूछने लगा। फिर यह भी कहने लगा कि तुम रहते कहाँ हो? अब वह सरसरी से अंदाज में उंगलियां चाटते हुए कहने लगी कि क्यों, मैं जहां भी रहता हूं, आप पूछकर क्या करेंगे? अगली पल रमीज फौरन कहने लगा कि रिश्ता भिजवाना चाहता हूं, आप मुझे पसंद आ चुकी हैं और मैं चाहता हूं कि मजीद देर किए बगैर मैं आपकी इस नाजुक उंगली में अपने नाम की अंगूठी पहना दूं और फिर आपसे शादी करके आपको अपने घर की रौनक बना लूं। आप रमीज हमदानी के दिल को बहा चुकी हैं। जैसे नरमी ने यह सब सुना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह चुकी थीं। उसे एकदम से खौफ आने लगा था। झट से बिरयानी की प्लेट वहीं डैशबोर्ड पर पटक कर कहने लगी, छिछोरे पलटी इंसान, मैं तो समझ रहा था कि शायद तुम शरीफ हो। तुमने अपनी गाड़ी से मुझे टक्कर मारी, इसलिए तुम्हारा हक बनता है कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और मुझे खाना भी खिला रहे हो। लेकिन मुझे कहाँ खबर थी कि तुम भी बाकी मर्दों की तरह मुझ पर गंदी नजर ही रखोगे। रमीज फौरन संजीदा हुआ था। कहने लगा कि क्या हो गया? मैंने कोई गलत बात तो नहीं की। मैं तो तुमसे शादी करने का कह रहा हूँ, गर्लफ्रेंड बनाने का थोड़ी कह रहा हूँ। लेकिन उसकी गाड़ी से उतर चुकी थी। जब तक वह गाड़ी से उतरकर उसके पीछे जाने लगा, तब तक सड़क पर काफी गाड़ियां गुजरने लगी थीं। इससे पहले कि उस तक पहुंचता, तब तक वह रिक्शा में बैठकर वहां से जा चुकी थी और रमीज तो सर पकड़कर रह चुका था। जिंदगी में पहली बार कोई लड़की उसे यूं भाई थी और वो भी आंधी की तरह उसकी जिंदगी में आई थी और तूफान की तरह जा चुकी थी। वह भी सोच चुका था कि इतनी आसानी से इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ेगा, उसे अपने घर की रौनक बनाकर रहेगा। फिर जिस तरह वह अपने घर वालों का नाम लेकर ख्वाब में सिसक रही थी, रो रही थी, यकीनन उसके साथ कुछ तो गलत लाजमी हुआ था जो ऐसी बातें कर रही थी। जिस कॉलेज का यूनिफॉर्म उसने पहन रखा था, वो कॉलेज भी रमीज हमदानी के अंकल का कॉलेज था। उसने उस लड़की का नाम, उसका ड्रेस भी निकलवा दिया था और सोच चुका था कि जैसे ही ऑफिस के कामों से फ्री होगा तो सीधा पहली फुर्सत में उस लड़की के घर ही जाए और उससे शादी भी करेगा। उस रोज वह कॉलेज नहीं गई थी। अब तो कॉलेज का काफी टाइम भी गुजर चुका था, इसलिए घर के सामने मौजूद पार्क में जाकर बैठ गई कि जैसे कि छुट्टी का टाइम होगा तो घर चली जाएगी। अगर इस वक्त घर गई तो चच्ची 100 से 100 तरह के सवाल पूछेगी। छुट्टी के वक्त जब वह घर आई तो रुसान उसे देखकर कहने लगी कि नाजू कहाँ है? वो अभी तक नहीं पहुंची। वो हड़बड़ाते हुए कहने लगी कि वह आ रही है, लेकिन नाजू आधे घंटे बाद घर आई थी। अगर आते, उसने साफ अल्फाज में कह दिया था कि यह तो कॉलेज गई ही नहीं थी। इससे आप पूछिए कि यह कहाँ थी।
कहाँ रंगरलियां मना रही थी। इसके लक्षण तो पहले दिन से मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। यूं लड़कों जैसा हुलिया बनाकर गलियों में घूम रही होती है और एक गली का बच्चा बच्चा इसका नाम जानता है। हर एक के साथ इसने दोस्ती यारी लगा रखी है। नरमीन उन्हें कहती रहेगी कि ऐसा कुछ नहीं है। वो सच में कॉलेज गई थी, लेकिन रुसाना ने तो रख के चमाट उसके मुंह पर दे मारी थी। कहने लगी, आने दो आज तुम्हारे चाचा को, तुम्हारा बंदोबस्त मैं करवाती हूँ। मजीद, तुम जैसी गंदगी को मैं अपने घर नहीं रखने वाली। रात को जब उसके चाचा घर आए तो दोनों माँ बेटी ने 2 की 4 लगाकर उन्हें बताया था। साथ यह भी बात जोड़ दी कि इसके पीछे तो अब मोहल्ले के लड़के भी घर तक आने लगे हैं और ऐसे से जुमले कसते हैं कि क्या ही बताएं। इफ्तिखार साहब, जो पहले उसकी हरकतों से तंग आ चुके थे, कहने लगे कि बस बहुत हो गया। नाजो से पहले अब इसकी शादी होगी। जल्द जल्द कोई रिश्ता देखो और इसकी शादी करके इसे चलता करो। वैसे यहाँ पर मजीद नहीं रखने वाला। पता नहीं मेरे छोटे भाई ने भी अपनी औलाद की कैसी तरबियत कर रखी है। यह तो मुझे नंगा करके छोड़ेगी। यह सब सुनकर नरमीन बहुत रोई थी। अपने चाचा के कदमों में गिरकर कहने लगी कि चाचा जी, प्लीज मेरी बात सुन लें। यह चाची और नाजो आप ही झूठ बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी शादी कैसे करवा सकते हैं? मैं तो लड़का हूं ना। वो रोहान सी होकर बोले जा रही थी, लेकिन इफ्तिखार साहब वहां से उठकर जा चुके थे। वह अपने कमरे में घुटनों में सर दिए बैठी थी। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें और कहाँ जाए। रह रहकर उसे अपने माँ बाप याद आ रहे थे। जब उसे बाहर से जच्ची की आवाज आई कि एक बड़ा अमीर कबीर बिजनेसमैन का रिश्ता आया है, कल वो लोग रिश्ता लेकर आने वाले हैं। वो दोनों माँ भी तो शॉपिंग करने के लिए निकल चुकी थी और मेन घर के कामों में लग चुकी थी। रुसानन ने उसे एक बार फिर तनबिया किया था कि खबरदार, जो इस बार मेहमानों के सामने आई तुम तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेहमानों के सामने तुम्हें बालों से पकड़कर दीवार से मारूंगी। वो खामोश थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया था। वैसे भी चच्ची के थप्पड़ खाकर उसके मुंह पर नील बन चुके थे। आंख के पास से जख्म भी हो चुका था। आज भी वह चाय के साथ लवाजमा तैयार करने में मशरूफ थी। जब दरवाजे पर रिंग बेल बजी और फिर जो शख्स घर में दाखिल हुआ तो उसे देखकर रुसाना और नाजू के तो मुंह खुले का खुला रह गया था। इस कदर हैंडसम और अमीर लड़का यह रिश्ता लेकर आ सकता था, इन दोनों माँ ने तो कभी सोचा भी नहीं था। वह अपने साथ एक औरत को लेकर आया था। उनको मेहमान खाने में बिठा दिया गया। नाजुक तैयार करके मेहमानों के सामने डेकोरेशन पीस की तरह पेश भी कर दिया गया था। लेकिन उस नौजवान की नजरें तो कुछ और ही ढूंढ रही थी। तभी रुसाना ने नरमीन को बुलाया था कि आओ आकर चाय सर्व करो मैं मेहमानों को। नरमीन सर पर दुपट्टा लिए जब अंदर दाखिल हुई तो सामने बैठे शख्स को देखकर वो एक पल को ठटक चुकी थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रिश्ता लेकर आने वाला कोई और नहीं बल्कि रमीज हमदानी ही होगा। यह देखकर रुसाना ने एक बार फिर उसे मुंह ही मुंह में न जाने उसे कितनी गालियां दी थी। फिर कहने लगी कि आगे हो बेटा, मेहमानों को चाय सर्व करूं, वहां बुत बनकर क्यों खड़ी हो गई। कपकपाते हुए नरमीन आगे बढ़ रही थी। फिर अमीज तो उसे देखकर ही रह चुका था। बिलाश वो और भी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद नील और जख्मों के निशान, फिर उसके लड़कों जैसी छोटे छोटे बाल देखकर वह थोड़ा मुअज्जब हुआ था। एक तरफ नाजू और दूसरी तरफ नरमी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। रमीज गला खननकार कर कहने लगा कि यह नरमीन आपकी क्या लगती है। सर खुजाते हुए रुसाना कहने लगी कि मेरी नौकरानी है। रमीज ने एक बार फिर सख्त लहजे में पूछ रहा था कि नौकरानी है या कुछ और। वह फौरन से सर खुजाते हुए कहने लगी कि नहीं, मेरा मतलब है कि यह मेरे मरहूम देवर की बेटी है। हमारे घर में ही रहती है, तो बस अपना हुलिया ऐसे बनाकर रखती है। खुद को लड़का समझती है, लेकिन घर के कामकाज भी यूं करती है जैसे हमारी भतीजी ना हो बल्कि नौकरानी हो। रुसाना बेगम इस अंदाज में बोली थी, लेकिन रमीज का लहजा सख्त हो चुका था। नरमीन वहां से जाने लगी तो वह उसे आवाज देकर रोक चुका था। कहने लगा कि मैं यहाँ पर नरमीन के लिए आया हूँ। मिस्टर इफ्तिखार साहब, मैं आपसे आपके भतीजे का रिश्ता मांगना चाहता हूँ। नरमीन को तो सांप सूंघ चुका था। इफ्तिखार साहब तो वैसे भी इस लड़की से जान छुड़वाना चाहते थे। वो तो फौरन से मान गए कि ठीक है, अब इसी को अगर पसंद कर चुके हैं तो ठीक है, मैं इसका रिश्ता आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। रुसाना बेगम और नाचो तो भड़क चुकी थी। साथ ही उसने जब 10 लाख का चेक फाड़कर रुसाना के हाथ पर रखा और यह कहा कि इसे नरमीन के लिए शॉपिंग कर लेना,
तो उसका मुंह खुले का खुला रह चुका था। वो ज्यादा मजाहमत नहीं कर पाई थी। नरमीन को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि रमीज सच में उसके घर तक ही पहुंच जाएगा। जब वह बाहर आया तो नरमीन अभी भी गिंग सी खड़ी थी और उसी के पास आकर मुस्कुराया और कहने लगा कि तुम्हें क्या लगा था? मैं कोई सड़क छाप लड़का हूँ। मैं सच में तुम्हें पसंद कर चुका हूँ और तुमसे ही शादी करूंगा। लेकिन वह जल्दी से उसका बाजू पकड़कर एक जानिब को लेकर जाने लगी। रमीज हक्का बक्का उसको देखता रह गया। उसे घर की पिछली जानिब बनी गैलरी में ले गई और फिर कहने लगी कि पागल हो गए आप। मैंने आपको कहा है ना, मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। मेरे साथ शादी करके आप बर्बाद हो जाएंगे। मैं अब आपको खुशियाँ दे ही नहीं सकती जो कि एक लड़की एक लड़के को देती है, वह भी शादी के बाद। प्लीज़ मेरी बात समझिए। रमीज को उसकी बातें बेवकूफ़ाना लग रही थी। वो कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम लड़का हो ना तो मुझे इसी हालत में कबूल है, लेकिन तुम तो खैर से कहीं से भी मुझे लड़का नहीं लगती। नवानी हुस्न तो तुम्हें कूट कूट कर भरा हुआ है। उसकी धड़कनों पर नज़र जमा कर बोला तो नरमी सूरख लाल हो चुकी थी। जाने से पहले उसने रुसाना और उसकी बेटी की जानिब एक तड़कती हुई नज़र डालकर कहा था कि अब नवीन इस घर में मेरी अमानत है। मैं चाहता हूँ कि इसे मेरी अमानत समझकर ही रखा जाए। अगर उसे एक भी आंच आई तो मैं आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगा। जाने से पहले उसने एक मोबाइल भी नरमीन के हाथ में थमा दिया था। नरमीन तो जितना हैरान होती उतना कम था। यह कौन शख्स था जो एक फरिश्ते की मानिंद उसकी ज़िंदगी में आ चुका था और उसके लिए इतना ख्याल कर रहा था। कहीं ना कहीं दिल में उसे अच्छा भी लग रहा था, लेकिन बार बार यह बात उसके जहन में आ जाती थी कि उसे तो पीरियड्स ही नहीं आते। भला वो इतने अच्छे शख्स के साथ शादी करके उसकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकती है। खैर, अगले जुम्मे को निकाह था और उस बीच रमेश ने कॉल करके नरमीन का दिमाग खराब कर दिया था। जब भी कॉल करता कोई ना कोई रोमांटिक बात कर देता और वह उसे मना करती रहती। क्या शर्म नहीं आती आपको? घर में कोई माँ बहन नहीं है जो मुझसे ऐसी बातें करते हैं? रमीज हंसकर कह देता कि नहीं है ना, मेरे माँ बाप तो कब के फौत हो गए। मेरी एक फूफू हैं जिन्होंने मुझे पाला है। अब तो मैं इस घर में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। तुम आ जाओगी तो मेरी जिंदगी में बाहर लौट आएगी। यह सुनकर नरमीन के दिल में रमीज के लिए एक नरम गोशा बन चुका था, या फिर यूं कहा जाए कि वह भी उससे मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन दिल डर भी रहा था। निकाह की तैयारी के लिए रमेश ने एक म्यूटेशन भी भेजी थी। निकाह के जोड़े में वह बिलाशब हसीन लग रही थी। उसके छोटे छोटे बाल शादनों तक ही थे। एक नज़र उसने आईने में देखा था, लेकिन दिल अभी भी डर रहा था। रमीज अपने चंद एक दोस्तों के साथ बारात लेकर पहुंच चुका था। निकाह का वक्त आया तो उसने नज़र उठाकर रमीज को देखा जो उसके पहलू में ही बैठा हुआ था। फिर कहने लगे कि आप सोच लें, मुझसे शादी करके आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसका हाथ पकड़कर कहने लगा कि अगर तुम्हारे साथ रहते हुए मेरी ज़िंदगी बर्बाद होती है तो मुझे 100 बार ऐसी बर्बादी कबूल है। तुम साइन करो। यह सुनकर उसने एक झुरझुरी सी ली थी और फिर निकाहनामे पर साइन कर दिया था। मेहमानों के सामने झूठे मुंह से रुसाना से गले मिलकर दहाड़े मार मार कर रोई थी। वही नाजो ने तो उसे मिलने की भी जहमत नहीं की थी। हाँ, अलबत्ता इफ्तिखार साहब ने उसे दुआओं के हसार में रुखसत किया था। फिरजे के साथ वो जब उसके आलीशान महल नुमा घर में पहुंची तो उसकी आंखें चंदे आ चुकी थीं। इतना बड़ा घर, इतना अमीर शख्स, भला उस आम से मोहल्ले के रहने वाली लड़की पर दिल हार चुका था। क्या मोहब्बत ऐसी भी होती है? उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। उसका हाथ पकड़कर घर में ले आया और कहने लगा कि यह लो, आज के बाद तुम मेरे दिल के साथ साथ इस घर की भी महारानी हो। बताओ, तुम्हें तुम्हारा घर कैसा लगा? यह सुनकर नरमीन फीकी सी मुस्कुराई थी, लेकिन आंखों में आंसू भी आ चुके थे। रमेश की फूफो ने उसे कमरे में जाकर बिठाया था। कुछ देर बाद जब रमेश कमरे में आया और अपनी शेरवानी उतारकर कुर्ते को ठीक करता उसके सामने आकर बैठा। बिलाश, वो दुल्हन बनकर भी बेहद हसीन लग रही थी। रमीज के जज्बात ठाठे मारते हुए दया की तरह उभर रहे थे। दूसरी तरफ नरमीन डर रही थी। वो यही चाहता था कि इस लड़की के साथ वह अच्छा वक्त गुजारे, एक दूसरे की आदत को समझे, उस लड़की के दिल से हर गम और हर दुख को निकाल दे। लेकिन उसे बैठता देखकर नरमीज सहम कर पीछे हुई थी। रमीज कहने लगा कि रिलैक्स, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करने वाला। तुम मेरी बीवी हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरा मान हो। चलो, यह डरना बंद करो। मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है। लेकिन वह कहने लगी कि अब आप मेरे साथ वही सब कुछ करेंगे ना जो एक लड़का एक लड़की के साथ करता है।
प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे करीब आए तो आप बर्बाद हो जाएंगे। मैं लड़की नहीं हूँ, मैं नामुकम्मल औरत हूँ। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। रमेश ने उसे रोते हुए देखा तो फौरन अपने सीने से लगा चुका। यह लड़की अभी तक पहेलियां ही बुझवा रही थी और वह उसे कहने लगा कि रिलैक्स, रोना बंद करो। पता नहीं तुम क्यों इस कदर डरी हुई हो। मुझे बताओ, क्या मसला है तुम्हारे साथ? जब तक बताओगी नहीं तब तक मैं हल कैसे निकालूंगा? यह सुनकर एक पल को नरमीन उसका चेहरा देखने लगी, फिर कहने लगी कि मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे शर्म आती है। रमीज कहने लगा कि शर्म कैसी, शौहर हूं तुम्हारा। हमारे बीच अब जैसा बढ़ता है ना, हर शर्म आज खत्म हो चुकी है। मैं तुम्हारा लिबास हूं और तुम मेरा। मुझे बताओ, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मुझे जगते हुए कहने लगी कि मुझे वह नहीं आते जो बाकी लड़कियों को आते हैं। वो कहने लगा कि क्या नहीं आते? मुझे जगते हुए कहने लगी कि मुझे पीरियड्स ही नहीं आते। मैं मुकम्मल औरत ही नहीं। आपने मुझसे शादी कर ली, क्या फ़ायदा? मैं आपको कोई खुशी नहीं दे पाऊंगी और ना ही मैं आपको औलाद की खुशी दे सकूंगी। आपने मुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी तो मैं लड़का बनकर घूमती थी, ताकि मेरे अंदर के सारे जज्बात मर जाए और किसी की मुझ पर नज़र ही ना पड़े। लेकिन आप भी अजीब हैं, आपको मैं ही पसंद आनी थी। रमीज़ उसकी बात सुनकर एक पल को खामोश हुआ था, फिर कहने लगा, अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं भी तुम्हारे करीब आऊँगा और फिर देखना तुम्हारे सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मुझे तो तुम कहीं से भी नामुकम्मल औरत नहीं लगती। अपना हुस्न देखो, कितनी पुरकशिश हो तुम। अपना फिगर देखो और तुम अपना नुसवानी हुस्न देखो। कसम से देखकर मेरा जी चाहता है कि बस तुम्हें हर पर्दे से आज़ाद करके तुम पर शिद्दतें लुटाना शुरू कर दूं। अगले पल रमीज़ उसके मजद करीब हुआ था। नरमियान उसे खुद से दूर करने लगी, लेकिन रमीज़ उस पर हावी होता उसके लबों पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा और फिर उसके वजूद से इस अरूसी जोड़े को भी बिल्कुल हटा चुका था। एक नज़र बगैर किसी पर्दे के रमीज़ ने उसके वजूद पर डाली थी और देखते ही वह उसके लबों पर झुककर उसके वजूद में अपनी छाप छोड़ने लगा। नरमीन की सारी मजाहमतें बेकार गई थी। वो बेबस हो चुकी थी। जैसे पहली बार रमीज़ ने उसके वजूद पर अपनी छाप छोड़ी तो नरमीन के हलक से चीख निकली थी, जो रमीज़ के ही लबों में कैद होकर रह गई। नरमीन की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। रमीज़ ने कुछ सोचते हुए उससे जुदा होना ही बेहतर समझा। जैसे ही वह अलग हुआ तो उसके वजूद से फवारे की तरह ब्लीडिंग आना शुरू हो चुकी थी। नरमी ने जब इस कदर ज्यादा ब्लीडिंग देखी तो वह घबरा चुकी थी। बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी कि यह क्या हो गया, मैं मर जाऊंगी, मेरे वजूद से सारा खून बाहर निकल जाएगा। यह क्या कर दिया आपने? अब मेरी बात क्यों नहीं मानते? क्यों मुझे मारने पर तुले हुए हैं? लेकिन अमीज उसे अभी अभी अपनी गोद में लेटाकर कह रहा था कि रिलैक्स हो जाओ, हाइपर होना छोड़ दो। उसके बाद उसने कॉल मिलाई थी, जो कि उसकी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड की थी, जो अब गायनालॉजिस्ट बन चुकी थी। वो फौरन नरमीन को उस डॉक्टर के क्लिनिक पर लेकर गया था, जहां पर नरमीन का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। डॉक्टर ने उसे कुछ पेन किलर्स दी थी और कुछ ड्रिप्स लगाने के बाद नींद की दवा भी दे दी थी। रमीज उसके पास ही बैठा रहा था। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह घूर घूर कर रमीज को देख रही थी, जबकि वह बड़े प्यार से उसके हाथ पर लब रखते हुए कहने लगा, ऐसे भी ना देखो पगली, वरना प्यार हो जाएगा मुझसे। मगर उसके सीने पर मुक्का मारकर कहने लगी कि बस करें आप, मैंने आपको मना किया था लेकिन आप नहीं माने। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। चाची और चाचा भी मेरे पर जुल्म करते थे, लेकिन मुझे मारते थे, और आपने भी मेरी रूह तक को तकलीफ पहुंचा दी। तभी डॉक्टर ने कमरे में दाखिल हुई थी। फौरन रमीज उसका हाथ छोड़ चुका था और वह मुस्कुराकर कहने लगी कि आपके शो ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो आपको एक बहुत बड़ी बीमारी से आज़ाद करवाया। रमीज मुस्कुराकर नरमीन को देखता कमरे से बाहर जा चुका था, जब डॉक्टर निदा उसके पास आकर बैठी और उसे कहने लगी कि तुम कोई अधूरी औरत नहीं हो। वैसे तुम्हारे दिमाग में यह खराब भरने वाली वो पागल औरत है जिसने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया। अगर वक्त पर तुम्हारा इलाज हो जाता तो तुम्हें इस कदर डिप्रेशन और परेशानी ना उठानी पड़ती। नरमीन डॉक्टर से कहने लगी, क्या मतलब है आपका? डॉक्टर उसे कहने लगी कि देखो, हर लड़की जब इस दुनिया में आती है तो साथ ही उसके खास हिस्से पर एक पर्दा भी मौजूद होता है। हमारे वाशरे में उसे बागदामनी का सबूत माना जाता है। वो मुख्तलिफ शक्लों का होता है और बाज दफ़ा उसकी परत इतनी मोटी और सख्त होती है कि वह तुम्हारे खास हिस्से को मुकम्मल तौर पर ढक देता है।
बाज लड़कियों जो 13-14 साल की उम्र में होकर अपने मखसूस दिन नहीं पाती, उसका हरगिज यह मतलब नहीं कि उन्हें सीरियस पीरियड्स नहीं आएंगे या फिर वह खुदा ना खास्ता कोई और मखलूक बनकर पैदा हुई है। बल्कि अगर एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया जाए तो वह एक छोटी सी सर्जरी करके इस मखसूस पर्दे को थोड़ा सा काट देता है, जिसके बाद पीरियड्स आराम से आते रहते। लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा हो नहीं सका। लेकिन अब जब तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारा शौहर तुम्हारे करीब आया और तुम्हारे साथ ताल्लुक कायम किया, तो इतने सालों से जो तुम्हारे मखसूस दिन रुके हुए थे वह तुम्हारे वजूद से बाहर आ गए। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। रमीन यह सुनकर जितनी हैरान हुई इतना कम था। उसने तो न जाने रमीज को क्या क्या बातें सुना दी थी, लेकिन उसके बाद उसे कमजोरी काफी हो चुकी थी। 2 दिन तक वह वहीं रही थी और उसके बाद रमीज उसे घर ले आया था। वह शर्माई शर्माई सी सर झुकाकर उसके सामने थी। उसने रमीज से सॉरी भी किया था। रमीज मुस्कुराकर कहने लगा कि बिल्कुल बेवकूफ और पागल हो तुम, लेकिन मुझे ऐसी अच्छी लगती हो। रमीज की इस कदर मोहब्बत पर वो धीरे धीरे उससे मोहब्बत करने लगी थी। दोनों के बीच के फासले कम होते चले गए थे। रमीज उसके बालों में अक्सर तेल से मसाज किया करता। उसके बाल भी पहले की तरह लंबे घने हो चुके थे। अब जब वह लड़कियों की तरह कपड़े पहनती, रमीज के लिए तैयार होती, तो रमीज उसे देखकर मजीद उसकी जानम मायल होने लगा था। दोनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी एंजॉय करने लगी। मगर वही इफ्तिखार साहब के सामने भी यह सच आ चुका था कि असल में गलत उनकी भतीजी नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी और बीवी थी। जब से उन्होंने नरमीन को घर से रुखसत किया तो उन्हें कारोबार में खासा नुकसान होने लगा था। सारी अय्याशियां धीरे धीरे खत्म होने लगी थीं। कारोबार का नुकसान ऐसा उनके दिमाग पर असर अंदाज हुआ कि इफ्तिखार साहब को ब्रेन हेमरेज हो चुका था। लेकिन इससे पहले वो अपनी भतीजे को बुलवाकर उनसे माफी मांग चुके थे। इफ्तिखार साहब बिल्कुल बिस्तर पर ही लग चुके थे और बिस्तर पर लगने के बाद फिर जो कुछ कारस्तानियां उनके सामने उनकी बीवी और बेटी ने की थी, वह देखकर तो उन्हें पक्का एहसास हो चुका था कि अब तक वह अपनी भतीजी के साथ किस कदर गलत करते रहे। नरमीन अपने चाचा को तो माफ कर चुकी थी, लेकिन अपनी जच्ची और नाजू आप ही को उसने माफ नहीं किया था। उसके बाद नाजुक कली को रिश्ता भी नहीं आया था। एक रोज जब रुसाना उठी तो घर में नाजू मौजूद नहीं थी। ना ही उसके कपड़े थे, ना ही कोई और चीज, यहाँ तक कि अपनी माँ का सारा जेवर भी उठाकर भाग चुकी थी। रुसाना चंद रोज तो ऐसे गुजारती रही, लेकिन जब गुजारा मुश्किल होने लगा तो रोती रोती वो नरमीन के ही दर पे आई थी। कहने लगी कि मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे अब एहसास हो रहा है मेरी अपनी बेटी तो अपने मरे हुए बाप की नाक काट के चली गई, अपनी बूढ़ी माँ का भी ख्याल नहीं किया। नरमीन के दिल में नरमी आ चुकी थी। उसने अपनी जच्ची को जैसे ही सही मगर माफ कर दिया था और वहीं अपने साथ अपने घर में भी रख लिया। रुखसाना वाकई बदल चुकी थी। अब तो हर वक्त जाए नमाज पर बैठकर नरमीन को दुआएं देती रहती। वही नरमीन तो दिन ब दिन रमीज की मोहब्बत में मजीद डूबती चली जा रही थी। उसे तो अभी भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आता था कि इस कदर अच्छा केयर करने वाला हस्बैंडों से मिला है। वैसे आपको क्या लगता है डियर व्यूअर्स, क्या नरमी ने अपनी जच्ची को माफ करके ठीक किया? कैसे अपनी जच्ची को अपने घर में दाखिल नहीं होने देना चाहिए था?